हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का इंजीनियर्स जीनी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं मैं बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सिस्टम में ही हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। हाइड्रो पावर प्लांट में चलिए यहाँ पे हम आज क्या क्या आज का टेबल ऑफ कंटेंट अगर देखा जाए तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पंप स्टोरेज पावर प्लांट, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, ये सारे पावर प्लांट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए जैसा कि हम शुरू करते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आपका जो मार्ग है वो एक्चुअल मार्ग से आप भटक जाएंगे, लेकिन आपको बेटा एक ही संकल्प, दृढ़ संकल्प लेके चलना है कि नहीं, मुझे मंजिल तक पहुँचना है। तो ये संकल्प लेके ही आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन डज नॉट रिक्वायर फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा जनरेटिंग स्टेशन है जिसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जैसा कि आप जानते हो यार कि डीजल पावर प्लांट है। डीजल पावर प्लांट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फ्यूल है वो फ्यूल कैसा रहता है, डीजल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। थर्मल पावर प्लांट में अगर कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट हैं तो कोल एज अ फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 या थोरियम 232 एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, देन यहाँ पर हम वाटर एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो कंप्लीटली क्या होता है बेटा, फ्री होता है। देन यहाँ कोई भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट एक्चुअली नहीं है, बिकॉज हम वाटर को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते तो हैं बट उसको फ्यूल बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कोई भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो देखते हैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये वाटर तेजी से क्या करेगा, टरबाइन ब्लेड पर टकराएगा, कोलाइड करेगा, जिसके कारण उसके ब्लेड्स घूमते हैं और ये काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। एंड देन फाइनली यही टरबाइन से जनरेटर कपल्ड होगा जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा और हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में बेसिकली हम वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, लिख देता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक कैचमेंट एरिया के थ्रू रिजर्वायर में बहुत सारा वाटर स्टोर कर लेते हैं, और इस वाटर के सरफेस लेवल पे कुछ वाटर हेड क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण अगर आप देखें तो इस कंप्लीट वाटर की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अब जैसे ही डैम में गेट को हम ओपन करते हैं, देन जैसे ही गेट्स ये ओपन होंगे तो तेज़ी से पेनस्टॉक के थ्रू वाटर टरबाइन ब्लेड से कोलाइड करेगा। देन ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देन पोटेंशियल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। देन यही जो हाई वेलोसिटी का वाटर है ये टकराएगा टरबाइन ब्लेड से और ये ब्लेड को घुमा देगा, जिसके कारण ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में, और इसी टरबाइन से कपल्ड होता है जनरेटर जो कि इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, उसके बाद टरबाइन की मदद से इस काइनेटिक एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। And then with the help of generator this mechanical energy is converted into electrical energy। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो हाइड्रो पावर प्लांट में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में, देन मैकेनिकल, एंड विद द हेल्प ऑफ जनरेटर इसको हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड while selecting the site of hydro power plant।
जब किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट की साइट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस साइट पे हमें हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है, देन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम कुछ फैक्टर्स के बारे में ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे बेटा एक, सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ हाइडल प्लांट, या इसी को हम कह सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में जो हमें साइट का सिलेक्शन करना है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसीडर करना होता है। पहला, हमें ये देखना होता है कि जिस जगह पर हम हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हैं तो क्या वहाँ पर एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है या नहीं है, क्या वाटर प्रचुर मात्रा में वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। जहाँ पे भी आपको हाइड्रो पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है, लगाना है, वहाँ पर हमेशा एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। पहला क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की। दूसरा, हमें ये भी देखना है कि जो वाटर हेड है क्या वहाँ पर हम क्रिएट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मली वाटर हेड क्रिएट करने के लिए हमेशा ध्यान देना है कि हम हिली एरियाज़ वगैरह में जाते हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डैम को कंस्ट्रक्ट करके एक हाई वाटर हेड क्रिएट कर सकें। देन वाटर हेड शुड बी देयर। सेकेंड अगर देखा जाए तो वाटर हेड शुड बी देयर। पहला क्या होना चाहिए कि हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, वाटर हेड होना चाहिए, कुछ वहाँ पर हेड ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वहाँ पर स्पेस की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। तो नॉर्मली कैचमेंट एरिया वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, तो ये बेटा ध्यान रखना चाहिए कि जो वाटर हम स्टोर कर रहे हैं कैचमेंट एरिया में, देन वहाँ पर स्पेस की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो नॉर्मली कुछ ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ताकि हम वहाँ पर डैम का कंस्ट्रक्शन आसानी से कर सकें। देन प्रोविज़न फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स ये जहाँ पर आप हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं देन वहाँ पर वो एक्सेस होना चाहिए बाय रोड फैसिलिटी। देन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट शुड बी एक्सेस्ड बाय रोड फैसिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमें ध्यान में रखने होंगे कि नॉर्मली अगर देखा जाए कि मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट हमेशा लोकेटेड होते हैं हिल एरिया में, तो ये हमें ध्यान देना होगा कि ये हमेशा रोड फैसिलिटी के द्वारा एक्सेस होने चाहिए। मतलब रोड उस हाइड्रो पावर प्लांट तक जाने के लिए रोड की फैसिलिटी होनी चाहिए। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, वाटर हेड हम क्रिएट कर सकें ऐसी जगह होनी चाहिए, और वहाँ पर वाटर को स्टोर करने के लिए स्पेस की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और देयर शुड बी सम प्रोविज़न फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम आल्सो। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम हाइड्रो पावर प्लांट कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं देन उसकी साइट के सिलेक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने हैं। यार अगर पानी वहाँ पे रहेगा ही नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अगर रहेगा ही नहीं, तो वहाँ पर आप डैम का कंस्ट्रक्शन करके क्या कर लोगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहला तो डैम कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो जाए, दूसरा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, तीसरा हम वहाँ पर वाटर हेड क्रिएट कर सकें, चौथा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हम हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं वो वहाँ पर रोड आसानी से पहुँच जाए। तो हमने इसीलिए लिखवाया कि इट शुड बी एक्सेस्ड बाय रोड फैसिलिटी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड while selecting the site of hydel power plant,
जब भी आप हाइडल पावर प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी साइट, देन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको कंसीडर करने होंगे। पहला, क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, करेक्ट है, वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए। हेड ऑफ वाटर, ये भी करेक्ट है कि वहाँ पर हेड ऑफ वाटर होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द साइट, ये भी सही है कि जो भी साइट होनी चाहिए दैट शुड बी एक्सेस्ड बाय द रोड फैसिलिटी। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। क्लियर है? तो ये सारे फैक्टर्स हम हाइड्रो पावर प्लांट जब भी इंस्टॉल करते हैं तो उनकी साइट सिलेक्शन के लिए कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ आते हैं लेआउट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यार। हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट क्या है? तो अगर देखा जाए तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डैम क्रिएट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट आपका डैम है। तो नॉर्मली डैम कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं इनकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई रहती है। थर्मल पावर प्लांट की तुलना में इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है, बट एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट इसकी जो कॉस्ट है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कम रहता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या हाइड्रो पावर स्टेशंस की जो इनिशियल कॉस्ट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा है? हाँ, थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा है, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके लेआउट में अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक जगह स्टोर करते हैं। तो जहाँ पर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं रिजर्वायर। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि कैचमेंट एरिया जो कि क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है फ्रॉम रेन एज वेल एज द स्ट्रीम। रेनी सीजन में आप देखेंगे कि बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, या जो भी रिवर स्ट्रीम्स हैं उन रिवर स्ट्रीम से क्या करता है, कैचमेंट एरिया वाटर लेता है, और ये कैचमेंट एरिया से हम रिजर्वायर में वाटर भेजते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ये रिजर्वायर में वाटर हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और ये वाटर आया कहाँ से है? ये वाटर आया है बेटा कैचमेंट एरिया से। कहाँ से आया है? कैचमेंट एरिया से। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कैचमेंट एरिया क्या करता है, जो भी वाटर होता है इस वाटर को लेता है फ्रॉम द रेन एज वेल एज द स्ट्रीम। रिजर्वायर का काम क्या है कि रिजर्वायर में हम वाटर को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द कैचमेंट एरिया और स्टोर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, रिजर्वायर में क्या होता है कि वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द कैचमेंट एरिया एंड द वाटर इज स्टोर्ड। कैचमेंट एरिया से वाटर को लेते हैं और इसमें रिजर्वायर में हम स्टोर कर लेते हैं। वाटर हेड क्या होता है यार, कि नॉर्मली जो लेवल ऑफ वाटर सरफेस होता है रिजर्वायर में वही क्या कहलाएगा, वाटर हेड कहलाएगा। तो वाटर हेड क्या होता है, इट इज द लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन द रिजर्वायर। तो ये रिजर्वायर में जो वाटर का लेवल है यही क्या कहलाएगा, वाटर हेड कहलाता है। डैम क्या है? डैम नॉर्मली अगर देखा जाए तो इट हेल्प्स टू स्टोर द इनकमिंग वाटर। नॉर्मली अगर देखा जाए तो डैम क्या करता है, इनकमिंग वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है। सपोज ये डैम अगर आप हटा दोगे देन वाटर आप एक जगह पे स्टोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम वाटर को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, और उसके साथ साथ जो हेड ऑफ वाटर है उसको हम बढ़ा सकें। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि डैम का क्या काम है, तो डैम के दो फंक्शन है। पहला कि जो भी इनकमिंग वाटर आता है उसको स्टोर करने में मदद करता है, और उसके साथ साथ ये वाटर हेड को बढ़ा देता है। और अगर वाटर हेड को बढ़ा दोगे आप तो जो भी पावर जनरेटेड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन वाटर हेड, और वाटर हेड अगर बढ़ जाएगा तो अब हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहीं पे आप देख पा रहे हो यार कि ये स्पिलवे है। स्पिलवे का काम क्या है? नॉर्मली जो भी एक्सेस वाटर आ रहे हैं ड्यू टू फ्लड या रेनफॉल, सपोज आपके बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फ्लड आ गया या रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई, तो बहुत सारे एक्सेस वाटर क्या आ जाएंगे, आपके कैचमेंट एरिया से रिजर्वायर में आ जाएंगे। और ये रिजर्वायर में जैसे ही एक्सेस वाटर आपके इकट्ठा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये बहुत हाई प्रेशर आपके डैम पे डालने लगेंगे। और अगर आप इन वाटर को नहीं हटाते हो देन ये हो सकता है कि डैम को क्या कर सके, ब्रेक कर दें, या डैम के ऊपर से वाटर का फ्लो होने लगे। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि फ्लड के या रेनफॉल के कारण जो भी एक्सेस वाटर आ रहे हैं वो डैम की स्टेबिलिटी को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, डैम को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इन एक्सेस वाटर को बाईपास करना है, और उसको हम क्या करें, इस डैम से बाईपास करने के लिए हम स्पिलवे का इस्तेमाल करते हैं। तो इन ऑर्डर टू बाईपास दिस एक्सेस वाटर टू द स्टोरेज अवे फ्रॉम द डैम,
हम स्पिलवे का यूज़ करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको पता चल गई? पहला पता चला कि कैचमेंट एरिया में पानी कहाँ से आता है यार? बारिश के मौसम में या जो भी रिवर स्ट्रीम है उसके कारण। इस कैचमेंट एरिया से हम रिजर्वायर में वाटर को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। डैम का काम दो है। पहला, जो भी इनकमिंग वाटर आता है उसको स्टोर करने में मदद करता है, और दूसरा, जो भी आपका वाटर हेड है उस वाटर हेड को वो इंक्रीज कर देता है। स्पिलवे का काम क्या है कि फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण या रेनफॉल के कारण जो भी आपके एक्सेस वाटर हैं वो आपके डैम को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो इसलिए डैम को अगर बचाना है तो आपको इन एक्सेस वाटर को बाईपास कर देना होगा। तो उसके लिए हमने स्पिलवे का इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि सपोज बहुत बारिश हो गई कैचमेंट एरिया में या रिवर में किसी, और इस कैचमेंट एरिया के थ्रू रिजर्वायर में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, तो इस एक्सेस वाटर को हम क्या करेंगे, स्पिलवे की, जहाँ से आपको ये देख पा रहे हो यार कि स्पिलवे की मदद से हमने क्या किया, डिफरेंट स्टोरेज एरिया में डैम से दूर भेज दिया। तो ये आप एक्सेस वाटर को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टोरेज एरिया में भेज सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर अगर देखा जाए कि नॉर्मली हमने क्या किया है, हमने गेट का इस्तेमाल किया है। तो यहीं डैम के पास आप क्या यूज कर रहे हो, डैम के पास आप कंट्रोल गेट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये आप देख पा रहे हो बेटा कि यही क्या है, आपका कंट्रोल गेट है। नॉर्मली इस गेट को हम बंद भी कर सकते हैं और गेट को हम ओपन भी कर सकते हैं थ्रू द कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ऑटोमेटिक हम गेट को बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही गेट को हमने ओपन किया, देन ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर पेन स्टॉक के थ्रू तेजी से आएगा। तो गेट ओपन करने से ही, अभी क्या है, ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ रिजर्वायर में, देन जैसे ही गेट हम ओपन करेंगे तो ये वाटर किस में बदल जाएगा, अब ये वाटर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। देन ये तेजी से पेन स्टॉक के थ्रू जाएगा और टरबाइन ब्लेड से क्या कर जाता है बेटा, कोलाइड कर जाता है। और जैसे ही टरबाइन ब्लेड से कोलाइड करेगा, ये ब्लेड घूम जाता है, और ब्लेड अगर घूमेगा तो इसी से कपल्ड आप देखोगे तो इसी से कपल्ड आपका जनरेटर है, और ये जनरेटर रोटेट कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल इसका प्रोसेस है। नॉर्मली अगर देखा जाए थर्मल पावर प्लांट में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका लेआउट था थर्मल पावर प्लांट का, बट हाइड्रो पावर प्लांट में इसका लेआउट काफ़ी सिंपल हो जाता है। रिजर्वायर में वाटर है, हमने स्टोर किया हुआ है, डैम से हम वाटर हेड की हाइट को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, और उसके साथ साथ डैम क्या कर रहा है, वाटर स्टोरेज में हेल्प प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही गेट को आप ओपन करोगे, तेजी से वाटर क्या करेगा, पेन स्टॉक के थ्रू टरबाइन ब्लेड से टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा टरबाइन ब्लेड घूम जाएगी, और ये जैसे ही घूमेगी इलेक्ट्रिसिटी, इसी से कपल्ड जनरेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि नॉर्मली अगर हम यहाँ पर ट्रैश रैक का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैश रैक बेसिकली क्या है, आप इसको जाली की तरह समझ सकते हैं, फिल्टर की तरह। ये क्या करता है, बेसिकली जो भी आपके अनवांटेड इंप्योरिटीज़ हैं, उन अनवांटेड इंप्योरिटीज़ को फिल्टर कर देगा। जो भी डेब्रिस पार्टिकल हैं उनको क्या कर सकता है, ये फिल्टर कर देगा। बिकॉज जो कंकड़ पत्थर अगर आपके रिजर्वायर में हैं तो ये तेज़ी से टरबाइन ब्लेड से टकरा सकते हैं और उसको मैकेनिकली डैमेज कर सकते हैं। देन टू प्रोटेक्ट द ब्लेड फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज हम ट्रैश रैक का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी आपसे अगर ये पूछे कि ट्रैश रैक किस लिए यूज होता है, देन ब्लेड को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए हमने क्या किया, एक जाली का इस्तेमाल किया, और ये जाली क्या करेगा, जो भी डेब्रिस पार्टिकल्स वगैरह हैं, जो भी आपके अनवांटेड इंप्योरिटीज वगैरह हैं, उनको ये फिल्टर कर देगा और क्लीन वाटर यहां से भेजेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यहीं पे अगर देखा जाए तो हमने पेन स्टॉक का इस्तेमाल किया है बेटा। पेन स्टॉक का काम क्या है, पेन स्टॉक का काम केवल और केवल वाटर को इंटेक से कहाँ भेजना, टरबाइन तक भेजने के लिए हमने क्या किया, एक कंड्यूट सिस्टम का इस्तेमाल किया, और इसी कंड्यूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पेन स्टॉक क्या है, तो आप सिंपली ये बोलोगे कि पेन स्टॉक एक कंड्यूट सिस्टम है जो कि वाटर को इंटेक से टरबाइन तक कैरी करता है। नेक्स्ट, यहीं पे अगर आप देखें बेटा तो नॉर्मली जब तेजी से वाटर यहाँ पे जाएगा, देन वाटर तेजी से जाएगा तो टरबाइन ब्लेड से टकराएगा, और टकराएगा तो कुछ वाटर क्या होंगे, रिवर्स होंगे, और जैसे ही कुछ वाटर का रिवर्स फ्लो होगा, देन हो सकता है कि ये पेन स्टॉक को क्या कर सके, पेन स्टॉक को ब्रेक कर सके ड्यू टू वाटर हैमरिंग। देन हमें अपने पेन स्टॉक को वाटर हैमरिंग इफेक्ट से बचाना है, देन इसलिए हमने क्या किया कि इसी टरबाइन के पास में एक सर्ज टैंक का इस्तेमाल कर दिया।
ताकि जो भी एक्सेस वाटर होंगे ये एक्सेस वाटर क्या कर जाएं, इस सर्ज टैंक में आ जाएं, या जो भी प्रेशर वगैरह हो ये प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सर्ज टैंक का इस्तेमाल बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका फंक्शन क्या है कि जो भी वाटर हैमर प्रेशर है उसको रिलीव करना पेनस्टॉक पाइप में, और ये हमेशा टरबाइन के पास जुड़ा होता है। देन सर्ज टैंक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पेनस्टॉक फ्रॉम वाटर हैमरिंग। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो बेटा आपको ध्यान में रखने हैं। सर्ज टैंक हमेशा नॉर्मली अगर देखा जाए तो मीडियम या हाई हेड के हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज होते हैं। तो कैचमेंट एरिया से हमने क्या किया, जो भी स्ट्रीम्स वगैरह हैं या जो भी रेनफॉल हैं वहाँ से वाटर लिया है, इसको रिजर्वायर में हमने इसको स्टोर कर लिया है। यहाँ पर डैम की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि रिजर्वायर में वाटर को स्टोर करते हैं और उसके साथ साथ वाटर हेड को इंक्रीज़ कर पाते हैं। गेट जैसे ही ओपन होगा तो ये कंट्रोल वॉल्व होता है जो कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे ही हमने गेट को ओपन किया, तेज़ी से वाटर फ्लो किया, टरबाइन ब्लेड से कोलाइड करेगा और घूम जाएगा टरबाइन, और उसी से कपल्ड जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। ट्रैश रैक क्या होता है, जो भी आपके डेब्रिस पार्टिकल हैं उनको फिल्टर करेगा ताकि आपका टरबाइन ब्लेड किसी भी मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाए। स्पिलवे का काम क्या है, जो भी एक्सेस वाटर ड्यू टू फ्लड आ रहे हैं उनको बाईपास कर देना स्टोरेज एरिया में अवे फ्रॉम द डैम, ताकि आपका डैम जो है वो डिस्ट्रक्ट होने से बच जाए। पेनस्टॉक का काम क्या है, ये एक ऐसा कंड्यूट सिस्टम है जो कि इंटेक से टरबाइन की तरफ वाटर को कैरी करेगा। नेक्स्ट, सर्ज टैंक का काम क्या है बेटा कि द फंक्शन ऑफ सर्ज टैंक इज टू रिलीव द वाटर हैमर प्रेशर इन द पेनस्टॉक पाइप, और ये नॉर्मली लोकेटेड होता है टरबाइन के पास। नॉर्मली सर्ज टैंक अगर देखें तो वो मीडियम या हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लियर है, यहाँ पे सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप देखें कि ये नॉर्मली क्या है, दिस इज कॉल्ड एज डैम। तो ये बेसिकली आपका बेटा डैम है। इसी डैम में अगर देखा जाए तो डैम जैसे जैसे डैम की हाइट आप बढ़ाते जाओगे देन आप मीन वाटर हेड को भी क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि डैम का काम क्या है, पहला कि इस रिजर्वायर में वाटर स्टोरेज में मदद करता है और उसके साथ साथ मीन वाटर हेड को भी बढ़ा देता है। दूसरा हम बात करें गेट की, तो ये सेकंड क्या है, सेकंड आपका गेट है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो ये बेसिकली क्या है, गेट है, जिसको हम ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गेट ओपन हो जाएगा और वाटर तेजी से क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। तो गेट एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल हम फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो बेसिकली हम स्लूज गेट वगैरह भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज पेनस्टॉक। ये क्या है, पेनस्टॉक है। नॉर्मली ये सिंपल क्या है, एक कंड्यूट सिस्टम है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनटेक से वाटर को टरबाइन ब्लेड से तक हम लेके जाते हैं। तो पेनस्टॉक का काम क्या है कि जो भी इनटेक है वहाँ से वाटर को टरबाइन ब्लेड के पास तक लेके जाना। तो ये बेसिकली आपका पेनस्टॉक है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि टरबाइन के पास ही ये बेसिकली क्या है, ये आपका पेनस्टॉक है और इसी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये पेनस्टॉक है और इस पेनस्टॉक के थ्रू आपका वाटर क्या जा रहा है, टरबाइन ब्लेड से कोलाइड करेगा। लेकिन इसी टरबाइन के पास हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एसटी सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली इसका फंक्शन हमने आपको बता दिया है कि जो भी वाटर हैमर प्रेशर आता है उसको रिलीव करता है और उसके साथ साथ इस पेनस्टॉक को वाटर हैमरिंग इफेक्ट से बचाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिकली क्या है, ये आपका डैम कंस्ट्रक्ट हमने कर दिया और यहीं डैम के थोड़ी दूर पे आप देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा पाथ है। इसी एक्स्ट्रा पाथ को या पैसेज को हम बोलते हैं स्पिलवे। स्पिलवे का काम क्या है कि कभी भी बाढ़ वगैरह या हैवी रेनफॉल के कारण जो भी एक्सेस वाटर यहाँ पे आ रहे हैं उसको क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड करके, एक पैसेज प्रोवाइड करके दूसरे स्टोरेज एरिया की तरफ डाइवर्ट कर देता है ताकि आपका डैम ब्रेक होने से बच जाए। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो ट्रैश रैक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैश रैक। तो ये ट्रैश रैक है बेसिकली और इस ट्रैश रैक का इस्तेमाल केवल और केवल जो भी डेब्रिस पार्टिकल्स हैं इन सारे डेब्रिस पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करने के लिए किया जाता है ताकि आपके टरबाइन ब्लेड्स मैकेनिकली डैमेज होने से बच सकें।
क्लियर है? तो आई थिंक आप ये सारे डायग्राम देख के आपको कुछ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि हाँ यार ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है, अगर इसको देखें तो ये एक कंप्लीट रिजर्वायर है जहाँ पर ह्यूज मास ऑफ वाटर हमने स्टोर किया हुआ है। डैम है, यहाँ गेट है, पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, स्पिलवे, ट्रैश रैक, और ये सारे फंक्शन आपको पता होने चाहिए कि इनका काम क्या है और ये किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि जब भी एग्जाम में अगर देखें तो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट, तो जितनी भी चीज़ें हमने ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी, तो इन सारे डेफिनेशंस को मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि ये नोट्स के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो जाएं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कैचमेंट एरिया की बात करें। किसकी बात करेंगे यार? कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करें, देन इट गेट्स द वाटर फ्रॉम रेन एंड स्ट्रीम। इट गेट्स वाटर फ्रॉम रेन एंड स्ट्रीम। तो जो भी स्ट्रीम है रिवर्स वगैरह की, या जो भी रेनफॉल हो रहे हैं वहाँ से ये वाटर लेता है, क्या कहलाएगा? कैचमेंट एरिया कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर अगर देखा जाए तो नॉर्मली यहाँ पर हम कैचमेंट एरिया से जो भी वाटर आता है उसको कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। तो इन रिजर्वायर वाटर कलेक्टेड फ्रॉम catchment area is stored। तो जो भी वाटर जो है कलेक्ट हुआ है कैचमेंट एरिया से, उसको हम रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, डैम। अगर हम बात करें डैम की, तो डैम क्या है? डैम के दो फंक्शन है। पहला अगर फंक्शन इसका देखा जाए तो इट हेल्प्स टू स्टोर द इनकमिंग वाटर। जो भी आपके इनकमिंग वाटर आ रहे हैं उसको क्या करेगा? स्टोर करने में मदद करता है। दूसरा, हेल्प्स टू इंक्रीज द हेड ऑफ वाटर। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द हेड ऑफ वाटर। तो जो भी वाटर हेड है उस वाटर हेड को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकें? जनरेट कर सकें। तो हेड ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट, स्पिलवे का काम क्या है यार? एक्सेस वाटर क्या करता है? ड्यू टू फ्लड जो भी आ रहा है वो डैम की स्टेबिलिटी को खतरा प्रोवाइड करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्सेस वाटर ड्यू टू फ्लड और हैवी रेनफॉल में endanger the stability of dam। Therefore in order to bypass these excess water away from the dam, spillway is used। क्लियर है? तो जो भी हैवी रेनफॉल या स्ट्रीम के कारण, फ्लड के कारण जो भी एक्सेस वाटर आ रहे हैं, वो वाटर डैम की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? खतरा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? ये एक्सेस वाटर को बाईपास करना होगा अवे फ्रॉम द डैम। उसके लिए स्पिलवे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने हैं। कुछ पॉइंट्स और हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, यहीं पे कुछ पॉइंट्स और मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए, ताकि वहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए ये पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे? नेक्स्ट अगर हम बात करें गेट का काम, तो गेट क्या करता है? जो भी वाटर फ्लो है उसको कंट्रोल करता है फ्रॉम द डैम। तो गेट का अगर फंक्शन देखें तो गेट इज़ यूज टू कंट्रोल the flow of water
फ्रॉम डैम, फ्रॉम डैम। तो नॉर्मली डैम से जो भी वाटर फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा सर्ज टैंक की, सर्ज टैंक अगर देखें तो इसके क्या फंक्शन है। नॉर्मली सर्ज टैंक क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज्ड टू रिलीव द वाटर हैमर प्रेशर, ये वाटर हैमर प्रेशर को क्या करता है, रिलीव करता है इन द पेनस्टॉक पाइप, इन द पेनस्टॉक एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर हैमरिंग इफेक्ट, वाटर हैमरिंग इफेक्ट। ये क्या करता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट से पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करता है। ये कहाँ पे लोकेट होता है, इट इज़ लोकेटेड नियर टू टरबाइन। इट इज़ यूज्ड इन, कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन मीडियम एंड हाई हेड। ध्यान रखना ये मीडियम और हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होता है, हाइड्रो प्लांट्स। क्लियर है बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पेन स्टॉक का काम क्या है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो पेन स्टॉक क्या है, इट इज़ अ कंड्यूट सिस्टम फॉर कैरिंग वाटर फ्रॉम इंटेक टू टरबाइन, कैरिंग यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर फ्रॉम इंटेक टू टरबाइन। तो ध्यान रखना है बेटा कि वाटर को इंटेक से टरबाइन तक ले जाने के लिए हम नॉर्मली एक कंड्यूट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पेन स्टॉक कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए। ट्रैश रैक की बात करें तो ट्रैश रैक क्या होता है, ट्रैश रैक इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट the debris, to protect the turbine blades from mechanical damage, तो कभी भी आपको टरबाइन ब्लेड्स को मैकेनिकल डैमेज से बचाना है तो जो भी आपके डिब्रिस वगैरह हैं, जो भी पेबल्स वगैरह हैं या अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए हम ट्रैश रैक का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये स्टील स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फिल्टर कर देते हैं अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को वाटर से। क्लियर है बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो कंप्लीट लेआउट हमने आपको हाइड्रो पावर प्लांट का बता दिया है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाइड्रो पावर स्टेशन व्हाट इज एन इनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट above the intake and used as a regulating reservoir called। हाइड्रो पावर स्टेशंस में जो भी इनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर है जो कि इंटेक के जस्ट ऊपर आप जो है लगाते हो और उसके साथ साथ ये रिजर्वायर में वाटर को रेगुलेट करता है, वो क्या कहलाता है। तो नॉर्मली इसको हम 4 बे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, 4 बे। तो 4 बे बेसिकली क्या होता है, 4 बे जो है वो एक इनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर है जो कि इंटेक के जस्ट ऊपर रहता है और रिजर्वायर को रेगुलेटिंग रिजर्वायर की तरह ये यूज होता है। इसको क्या कहते हैं, 4 बे कहते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स में सर्ज टैंक की जगह हम 4 बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो भी ड्यू टू द चेंज इन लोड आपके जो भी सर्ज ऑकर हो रहे हैं तो उसमें 4 बे काफ़ी यूजफुल होता है। 4 बे को हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर एट द इंटेक और डैम टू स्टोर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं, एक रेगुलेटिंग रिजर्वायर है। तो 4 बे नॉर्मली क्या करता है कि जो भी रिजेक्टेड वाटर होते हैं उनको स्टोर करता है
जैसे ही आपके जो लोड हैं वो टरबाइन पे डिक्रीज़ होते हैं और वाटर को सप्लाई करता है, जैसे ही लोड टरबाइन पे बढ़ जाता है। तो सिंपल सा है कि फोरबे स्टोर्स द रिजेक्टेड वाटर एज द लोड ऑन द टरबाइन डिक्रीजेज एंड सप्लाई वाटर इमीडिएटली व्हेन द लोड ऑन द टरबाइन इंक्रीजेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्मॉल कैपेसिटी हाइड्रो पावर स्टेशन है वहाँ पर फोरबे क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ सर्ज टैंक। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है यार फोरबे की, नॉर्मली इट इज़ नथिंग बट अ सर्ज टैंक फॉर स्मॉल कैपेसिटी हाइड्रो पावर स्टेशंस। तो ध्यान रखना है फॉर स्मॉल कैपेसिटी पावर स्टेशंस फोरबे is nothing but a surge tank। फोरबे इज नथिंग बट अ सर्ज टैंक। तो स्मॉल कैपेसिटी पावर स्टेशंस में जो फोरबे है वही क्या होता है, एक सर्ज टैंक की तरह बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेगुलेटिंग रिजर्वायर। तो ध्यान रखना फोरबे को हम क्या कहते हैं, फोरबे को हम रेगुलेटिंग रिजर्वायर कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रेगुलेटिंग रिजर्वायर हमने इसको क्यों नाम दिया, बिकॉज जो भी जैसे जैसे आपके टरबाइन पर लोड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये रिजेक्टेड वाटर को स्टोर करेगा और जैसे ही टरबाइन पर लोड इंक्रीज होता है देन वही सप्लाई वाटर को ये सप्लाई कर देगा इमीडिएटली। तो हम ये लिख सकते हैं नोट में कि हम इसको रेगुलेटिंग रिजर्वायर क्यों कहते हैं, बिकॉज फोरबे स्टोर्स द रिजेक्टेड वाटर as the load on turbine decreases, तो जैसे जैसे टरबाइन पे लोड डिक्रीज होगा देन ये रिजेक्टेड वाटर को स्टोर करता जाता है एंड इमीडिएटली सप्लाई वाटर when load on turbine increases। तो जब टरबाइन पे लोड इंक्रीज हो जाता है तो इमीडिएटली वाटर को सप्लाई कर देगा। जब लोड टरबाइन से कम हो जाता है देन यही रिजेक्टेड वाटर को स्टोर कर लेता है। तो ये फोरबे का काम है और स्मॉल कैपेसिटी पावर स्टेशंस में हम नॉर्मली सर्ज टैंक की जगह फोरबे का ही इस्तेमाल करते हैं। और फोरबे जैसे ही सर्ज ड्यू टू चेंज इन लोड ऑकर होता है देन वहाँ पर फोरबे काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। तो इट इज़ यूज़फुल, हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूज़फुल when surge due to change in load occurs, तो जब भी चेंज इन लोड के कारण सर्ज ऑकर हो रहा है देन वहाँ पर फोरबे काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बेटा कि अगर कोई भी सर्ज के कारण ये चेंज इन लोड के कारण सर्ज ऑकर हो रहा है देन वहाँ पर फोरबे काफ़ी यूज़फुल होता है। स्मॉल कैपेसिटी पावर स्टेशंस में फोरबे इज़ बेसिकली अ सर्ज टैंक और इसको हम रेगुलेटिंग रिजर्वायर भी कहते हैं। फोरबे क्या करता है, जब भी टरबाइन पर लोड कम होता है देन ये रिजेक्टेड वाटर को स्टोर कर लेता है और जब भी टरबाइन पर लोड ज़्यादा हो जाता है देन इमीडिएटली वाटर को सप्लाई कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोरबे। स्पिलवे का काम क्या है कि फ्लड के कारण जो भी एक्सेस वाटर आ रहा है तो डैम को डिस्ट्रक्ट होने से बचाने के लिए उसको बाईपास कर देगा अदर स्टोरेज एरिया में। रिजर्वायर का काम क्या है कि जो भी यूज अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो रिजर्वायर में ही स्टोर होता है जो कैचमेंट एरिया से आता है। पेनस्टॉक का काम क्या है, ये ऐसा कंड्यूट सिस्टम है जो कि वाटर को हमेशा इंटेक से टरबाइन तक कैरी करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाइड्रो पावर प्लांट सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। हाइड्रो पावर प्लांट पे नॉर्मली आप सर्ज टैंक किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी वाटर हैमरिंग आ रहा है उस वाटर हैमरिंग इफेक्ट को हम रिड्यूस करें और अपने पेन स्टॉक को वाटर हैमर से होने से बचाएं। तो नॉर्मली पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यू टू वाटर हैमरिंग इफेक्ट
हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है, वाटर हैमर प्रेशर को रिलीव कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा कि सर्ज टैंक नॉर्मली पेनस्टॉक के प्रोटेक्शन के लिए हाइड्रो पावर प्लांट में लगाया जाता है। डैम किस लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉर्मली डैम का कंस्ट्रक्शन हम केवल और केवल वाटर स्टोरेज और उसके साथ साथ मीन वाटर हेड को बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ट्रैश रैक, फोर बे, सर्ज टैंक, स्पिलवे आर द टर्म इन्वॉल्व विथ, ये सारे टर्म किसके लिए यूज होते हैं बेसिकली, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ट्रैश रैक का काम क्या होता है कि जो भी डेब्रिस पार्टिकल्स वगैरह उनको फिल्टर कर दे, अगर नहीं किया तो क्या होगा कि ये डेब्रिस पार्टिकल आपके टर्बाइन ब्लेड से कोलाइड करेंगे और उसको मैकेनिकली डैमेज कर सकते हैं। तो इन अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हमने ट्रैश रैक का इस्तेमाल किया है। 4 का काम क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रेगुलेटिंग रिजर्वायर। और उसके साथ साथ अगर देखें तो लोड, सडन लोड चेंज के कारण जो भी सर्जेज ऑकर होती हैं उसमें यूज़फुल होता है आपका 4 काफ़ी। स्मॉल कैपेसिटी हाइड्रो स्टेशंस में हम सर्ज टैंक की जगह 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्ज टैंक का काम क्या होता है कि जो भी पेनस्टॉक है उसको वाटर हैमरिंग से बचाने के लिए हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। स्पिलवे क्या करता है बेटा, बार बार मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। स्पिलवे का काम क्या है, स्पिलवे जो भी एक्सेस पाथ आ रहे हैं, एक्सेस वाटर आ रहे हैं ड्यू टू द फ्लड्स, उनको एक पैसेज प्रोवाइड करेगा और आपके डैम को डिस्ट्रक्ट होने से बचा लेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्लूज गेट एंड ऑटोमेटेड आइसोलेटिंग वॉल्व्स आर द कंपोनेंट ऑफ। स्लूज गेट और जो भी ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वॉल्व्स हैं वो किसके कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो वॉल्व हाउस के कंपोनेंट है। किसके कंपोनेंट है, वॉल्व हाउस के कंपोनेंट होते हैं। नॉर्मली हम स्लूज गेट का जो इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कंट्रोल वाटर लेवल्स, बेसिकली इट कंट्रोल्स वाटर लेवल्स एज वेल एज द फ्लो रेट्स इन द रिवर एंड कैनाल्स। तो ये ध्यान रखना है कि जो स्लूज गेट होता है, इट इज यूज्ड, स्लूज गेट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द वाटर लेवल, and the flow rate in river and canals, तो जो भी रिवर या कैनाल है उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली स्लूज गेज का इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है, वाटर लेवल और उनके फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। इज़ दैट क्लियर? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसिस टर्बाइन इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर। फ्रांसिस टर्बाइन का इस्तेमाल बेसिकली किस लिए करते हैं, तो अगर हम बात करें, पहले इन चीज़ों को समझने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप टाइप्स ऑफ टरबाइन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर पाते हो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से पावर प्लांट में हमें किस तरह की टरबाइन यूज़ करनी है। तो हम चलेंगे एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन देखेंगे। तो और उसी के बिहाफ पे हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है डिफरेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स का। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, मैं बात करूँगा सबसे पहले हेड की। ध्यान रखना यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हेड, मीन वाटर हेड। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन वाटर हेड को एच से, और मेजर किस में करेंगे, एम से। दूसरा हम बात करेंगे टाइप ऑफ टरबाइन की, कि कौन सा टरबाइन आप इस्तेमाल करोगे। और तीसरा हम देखेंगे कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो कैसा है। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कैसा है। तो नॉर्मली अगर 2 से 15 मीटर तक का हेड है देन वहाँ पर हम प्रोपेलर या कैपलान टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोपेलर और कैपलान टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रोपेलर में अगर फ्लो देखा जाए या कैपलान में, तो ये हमेशा एक्सियल फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने होंगे कि 2 से 15 मीटर के लिए हम प्रोपेलर या कैपलान का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें फ्लो कैसा होता है, इसमें हमेशा फ्लो एक्सियल फ्लो होता है। कहने का मतलब कि नॉर्मली जो वाटर का फ्लो होता है वो पैरेलल टू द शाफ्ट होता है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एक्सियल फ्लो होता है। दूसरा अगर हम देखें तो 15 से 70 मीटर का, 15 to 70 मीटर में अगर देखें तो कैपलान और फ्रांसिस टरबाइन का हम इस्तेमाल करते हैं। कैपलान और फ्रांसिस का इस्तेमाल होता है। और कैपलान में अगर देखें तो रेडियल इनवर्ड फ्लो होता है या मिक्स्ड फ्लो होता है। ध्यान रखना है कि जो कैपलान होता है इसमें हमेशा रेडियल इनवर्ड और मिक्स्ड फ्लो होता है। कैसा होता है, रेडियल
रेडियल, इनवर्ड और मिक्स्ड फ्लो। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि फ्रांसिस में कैसा होता है फ्लो, फ्रांसिस में हमेशा इनवर्ड फ्लो या मिक्स्ड फ्लो होता है, रेडियल, इनवर्ड और मिक्स्ड फ्लो। नेक्स्ट 70 मीटर से लेके 500 मीटर तक अगर हम जाएं, देन यहाँ पर हम फ्रांसिस या पेल्टन का इस्तेमाल करते हैं बेटा, फ्रांसिस या पेल्टन का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप ग्रेटर देन 500 मीन वाटर हेड हो जाता है, देन वहाँ पर हम केवल पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम टेंजेंशियल फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फ्लो होता है बेटा? टेंजेंशियल फ्लो होता है। तो ध्यान रखना है 2 से 15 के लिए पेल्टन या कैप्लान फ्लो कैसा होगा? फ्लो हमेशा एक्सियल फ्लो होता है। 15 से 70 मीटर के लिए कैप्लान और फ्रांसिस यूज़ करते हैं। फ्लो कैसा है? रेडियल, इनवर्ड और मिक्स्ड फ्लो। 70 से 500 मीटर के लिए फ्रांसिस या पेल्टन, ग्रेटर देन 500 मीटर के लिए पेल्टन, और इसका जो फ्लो होता है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। एक पावर प्लांट ऐसा है आपका पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। कौन सा पावर प्लांट है? पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। पम्प्ड स्टोरेज बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका हेड ऑलमोस्ट हम 300 मीटर तक रखते हैं, और यहाँ पर जो टरबाइन यूज़ करेंगे उस टरबाइन को हम बोलते हैं डेरियस टरबाइन। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टरबाइन कौन सा यूज़ होगा? डेरियस टरबाइन। इसमें कौन सा फ्लो होगा? इसमें हमेशा डायगोनल फ्लो होता है वाटर का। तो वाटर जो फ्लो कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? डायगोनल होती है। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मली ये वाटर हेड के हिसाब से हमने क्या किया? टरबाइन का क्लासिफिकेशन किया है। प्रोपेलर या कैप्लान और फ्रांसिस या पेल्टन, और पेल्टन टरबाइन ग्रेटर देन 500। पंप स्टोरेज में हम डेरियस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें कोई भी डाउट नहीं है बेटा, यहाँ पर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, अगर बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, अभी मैं कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करा रहा, अभी केवल और केवल इसके टाइप्स बता रहा। अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, कि डिस्चार्ज वाटर का जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज कैसा है। अगर लो डिस्चार्ज है बेटा, लो डिस्चार्ज, तो ध्यान रखना लो डिस्चार्ज के लिए हम हमेशा पेल्टन का यूज़ करते हैं। लो डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए कौन सा यूज़ होता है? पेल्टन का इस्तेमाल होता है। दूसरा मीडियम डिस्चार्ज की बात करें, मीडियम डिस्चार्ज, देन यहाँ पर मीडियम के लिए हम फ्रांसिस का इस्तेमाल करते हैं। मीडियम के लिए फ्रांसिस का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई डिस्चार्ज है, हाई डिस्चार्ज, बेसिकली हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं कैप्लान, यूज़ करते हैं कैप्लान। तो लो के लिए अगर आपके हाई डिस्चार्ज हैं तो कैप्लान, मीडियम डिस्चार्ज है तो फ्रांसिस, लो डिस्चार्ज हैं तो पेल्टन। ध्यान रखना, डिस्चार्ज अगर लो है तो पेल्टन यूज़ होगा, मीडियम है तो फ्रांसिस यूज़ होगा, हाई डिस्चार्ज है तो कैप्लान का इस्तेमाल करेंगे। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेशर, प्रेशर के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करें, एक यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेशर। अगर प्रेशर के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरह के टरबाइन हो सकते हैं, एक इम्पल्स टरबाइन होगा और दूसरा रिएक्शन टरबाइन। कौन से टरबाइन? फर्स्ट होंगे इम्पल्स टरबाइन, और दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो सेकंड टरबाइन होगा रिएक्शन टरबाइन। ये किसके हिसाब से है? बेस्ड ऑन द प्रेशर। अगर आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, प्रेशर क्या है? प्रेशर अगर हम देखें तो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन ATM, 1 ATM। ध्यान रखना है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, या इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। इम्पल्स टरबाइन बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है बेटा तो हमेशा क्या कहलाएगा? हमेशा इम्पल्स टरबाइन कहलाएगा। और इम्पल्स टरबाइन का जो एग्जाम्पल है वो कैसा है? पेल्टन टरबाइन कौन से टरबाइन का एग्जाम्पल है? इम्पल्स टरबाइन का एग्जाम्पल है। रिएक्शन टरबाइन में अगर देखें तो उस समय जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रेशर से ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन टरबाइन। और रिएक्शन टरबाइन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रिएक्शन टरबाइन के एग्जांपल्स बेटा कैप्लान है, प्रोपेलर है, फ्रांसिस है। एग्जांपल हैं आपके कैप्लान, प्रोपेलर, फ्रांसिस, ये सारे डेरिएज, ये सारे के सारे रिएक्शन टरबाइन की एग्जांपल हैं। तो क्लासिफिकेशन हम टरबाइन का बेस्ड ऑन द प्रेशर देखें तो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन है। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो पेल्टन इम्पल्स टरबाइन का एक एग्जांपल हुआ। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो रिएक्शन टरबाइन, और यहाँ पर कैप्लान, प्रोपेलर, फ्रांसिस, डेरिएज, ये सारे के सारे बेटा हमेशा एक रिएक्शन टरबाइन के एग्जाम्पल हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहीं पर अगर देखें, क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे यार, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, बट कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड अगर हम देखें, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड के बिहाफ पे अगर हम देखें तो टरबाइन का क्लासिफिकेशन नॉर्मली स्पेसिफिक स्पीड वो स्पीड है जिस पर टरबाइन 1 हॉर्स पावर डेवलप करता है अंडर द हेड ऑफ 1 मीटर। स्पेसिफिक स्पीड क्या है, अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ns से। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द स्पीड एट विच टरबाइन डेवलप्स 1 हॉर्स पावर अंडर हेड ऑफ 1 मीटर। तो ध्यान रखना है 1 मीटर के हेड पे अगर टरबाइन 1 हॉर्स पावर जिस स्पीड पे डेवलप कर रहा है उसी स्पीड को हम स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं। ये बेसिकली एक्चुअल स्पीड से अलग होती है। तो स्पेसिफिक स्पीड बराबर कितना होगा, n/p डिवाइडेड बाई s टू द पावर 1.25। यही हमारी स्पेसिफिक स्पीड होती है जिसको हम ns से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे n क्या होता है बेटा, n इज कॉल्ड एज एक्चुअल स्पीड ऑफ टरबाइन, ये टरबाइन की एक्चुअल स्पीड है। h क्या है, h इज कॉल्ड एज मीन वाटर हेड, और p क्या है, p इज जनरेटेड पावर है, ये जनरेटेड पावर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। p जनरेटेड पावर है तो ns बराबर n/p डिवाइडेड बाई s टू द पावर 1.5। जितना मीन वाटर हेड ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही आपकी स्पेसिफिक स्पीड कम होती जाएगी। इसीलिए हाई हेड अगर है तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। अगर हम बात करें कि स्लो स्पीड है, अगर हम बात करें कि स्पीड कैसी है, स्लो स्पीड, तो ध्यान रखना है स्लो स्पीड बेसिकली कैसा होगा, 4 से लेके 70 RPM तक होगा। देन इसका मतलब मीन वाटर हेड हाई होगा, ये हाई वाटर हेड के लिए इस्तेमाल होगा। और इसमें जो टरबाइन आप यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, पेल्टन। मीडियम स्पीड के लिए अगर हम बात करें बेटा, मीडियम स्पीड के लिए, तो मीडियम स्पीड नॉर्मली आपके 70 से लेके 400 RPM तक की होगी। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्रांसिस। तो मीडियम डिस्चार्ज हो, मीडियम स्पीड हो, मीडियम हेड हो, हमेशा फ्रांसिस टरबाइन का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो फास्ट स्पीड का मतलब कि हेड आपका कम है, और लो हेड में हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, कैप्लान का। तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, 350 से लेके 1100 RPM। यहाँ पर कौन सा टरबाइन यूज़ होगा बेटा, कैप्लान टरबाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये टरबाइन का क्लासिफिकेशन हमने किसके बिहाफ पे देखा, हमने टरबाइन को क्लासिफाई किया ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। अगर स्पेसिफिक स्पीड आपकी कम है तो पेल्टन, मीडियम है तो फ्रांसिस, फास्ट है तो कैप्लान का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रहने चाहिए यार, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने क्या क्या है कि एक हमने बेसिकली बनाया हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड, हमने ये टेबल बनाया है कि टाइप्स ऑफ वाटर हेड कितने होंगे। तो 3 तरह के वाटर हेड हो सकते हैं। अगर वाटर हेड की बात करें तो एक लो होगा, एक मीडियम होगा, एक हाई होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लो वाटर हेड की। तो यहाँ पर लो वाटर हेड है, टाइप्स ऑफ हेड। अगर आपका लो वाटर हेड है, नॉर्मली लो वाटर हेड मीटर में अगर देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक होता है, दिस इज इक्वल्स टू अप टू 30 मीटर।
अप टू 30 मीटर। 30 मीटर अगर देखें तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली लो वाटर हेड। तो हमेशा ध्यान रखना लो वाटर हेड क्या होगा, अप टू 30 मीटर। कहीं कहीं पे अगर देखें तो 70 मीटर भी बुक्स में मेंशन होता है, तो 70 मीटर भी बुक्स में मेंशन हो रहा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लो वाटर हेड अगर हम बात करें तो लो वाटर हेड बेटा कहाँ पे है, नॉर्मली अप टू 30 मीटर क्या कहलाएगा, आपका लो वाटर हेड कहलाएगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पर जो टरबाइन हम यूज़ करेंगे वो टरबाइन कैसा होगा, वो टरबाइन आपका कैप्लान होगा। कौन सी टरबाइन हम यूज़ करेंगे, कैप्लान टरबाइन यूज़ करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैप्लान टरबाइन में फ्लो कैसा होगा, तो हमेशा कैप्लान टरबाइन में एक्सियल फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है, हमेशा एक्सियल फ्लो होता है। तो ध्यान रखना है फ्लो कैसा होता है बेटा, एक्सियल फ्लो होता है। कैप्लान टरबाइन की जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो कितनी होगी, तो कैप्लान की स्पीड अगर लो हेड है, तो हेड बेटा लो है, तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो लगभग 350 से लेके 1100 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है, स्पेसिफिक स्पीड। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्पीड में, स्पेसिफिक स्पीड एनएस की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। और इसमें जो डिस्चार्ज होना चाहिए, डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए, हमेशा हाई डिस्चार्ज होना चाहिए। तो हाई डिस्चार्ज लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन है। और बेसिकली ये कौन से टरबाइन है, ये रिएक्शन टरबाइन है। तो अगर कभी भी आपसे आंसर पूछा जाए कि कैप्लान टरबाइन किस लिए यूज़ होगा, तो आंसर लो वाटर हेड के लिए इस्तेमाल होगा। हेड अप टू 30 मीटर, कहीं कहीं पे 70 मीटर भी दिया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अप टू 30 मीटर और कहीं कहीं पे 70 मीटर भी मेंशन है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों चीज़ें मेंशन कर दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ टरबाइन कैसा है, रिएक्शन टरबाइन है। फ्लो कैसा होता है, एक्सियल फ्लो होता है। स्पीड जो स्पेसिफिक स्पीड है कितनी है, 350 से 1100 आरपीएम। और हाई डिस्चार्ज है, तो लो वाटर हेड हाई डिस्चार्ज जो टरबाइन है वो कैप्लान टरबाइन है। दूसरा अगर हम बात करें मीडियम, तो मीडियम का कुछ भी हो यार, मीडियम स्पीड हो, मीडियम डिस्चार्ज हो, मीडियम हेड हो, इन सारी जगह पे आप फ्रांसिस टरबाइन का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली इसका जो वाटर हेड अगर देखा जाए तो वाटर हेड कितना होगा, कहीं कहीं पे 30 से 180 भी दिया है, कहीं कहीं बुक में 70 से 500 तक भी दिया है। तो 70 टू 300 मीटर या कहीं कहीं पे आपको 30 टू 300 मीटर दिया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। या 70 टू 500 मीटर, ध्यान रखना 70 टू 500 मीटर अगर वाटर हेड है, देन वहाँ पर हम कौन से टरबाइन, ये बेसिकली 70 टू 300 आप करेक्ट समझना, या 30 टू 300। तो यहाँ पर हम मीडियम यूज़ करते हैं। कौन सी टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, ये मीडियम हेड टरबाइन का। और ये कौन सी टरबाइन होती है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रांसिस। तो मीडियम से रिलेटेड कुछ भी आए, आंसर क्या देना है, फ्रांसिस देना है, चाहे वो मीडियम हेड हो या आपके मीडियम स्पीड हो। अगर हम यहाँ पे डिस्चार्ज देखें तो हमारा डिस्चार्ज भी कैसा होगा, मीडियम डिस्चार्ज होता है। स्पीड की बात करें तो बेटा इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होती है, इसकी स्पीड हमने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, 70 से लेके 400 आरपीएम तक, 70 टू 400 आरपीएम। तो मीडियम स्पीड होती है। कौन सा टरबाइन है अगर देखा जाए तो फ्रांसिस को हमने पहले भी आपको बताया कि फ्रांसिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे देखिए फ्रांसिस जो टरबाइन है वो कौन सा है, इनवर्ड फ्लो टरबाइन है। कौन सा टरबाइन है, इनवर्ड फ्लो या मिक्स्ड फ्लो, ध्यान रखना है, इनवर्ड फ्लो टरबाइन। नेक्स्ट हम हाई हेड की बात करें तो हाई हेड के लिए मीन वाटर हेड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 500 मीटर, कहीं कहीं पे ग्रेटर देन 300 मीटर भी मेंशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेटर देन 300 मीटर या 500 मीटर आपके हाई हेड में ही आता है। यहाँ पर हम कौन से टरबाइन का इस्तेमाल करेंगे, पेल्टन टरबाइन का। तो कैप्लान और फ्रांसिस तो रिएक्शन टरबाइन है या हाई प्रेशर टरबाइन है, लेकिन नॉन प्रेशर टरबाइन में आपका इम्पल्स टरबाइन आ जाता है, जिसको हम पेल्टन टरबाइन भी एक एग्जांपल है इम्पल्स टरबाइन का। और यहाँ पर जो फ्लो देखा जाए तो हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है बेटा, टेंजेंशियल फ्लो होता है वाटर का। स्पीड की अगर बात करें तो इसका हेड हाई है तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, और स्पेसिफिक स्पीड हमने लिखा हुआ है आपको कि 4 से लेके 70 आरपीएम तक होती है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और डिस्चार्ज कैसा होगा बेटा, लो डिस्चार्ज होगा। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है कि टाइप्स ऑफ हेड कितने हैं, उसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ टरबाइन की कैसे बात करते हैं। तो लो हेड के लिए कैप्लान, हाई डिस्चार्ज के लिए
कैप्लान, मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस, मीडियम डिस्चार्ज के लिए कैप्लान, हाई हेड या लो डिस्चार्ज के लिए हम पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। कैप्लान और फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है, जबकि पेल्टन टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है। कैप्लान में एक्सियल फ्लो, फ्रांसिस में इनवर्ड फ्लो, पेल्टन में टेंजेंशियल फ्लो। स्पेसिफिक स्पीड भी हमने सबकी मेंशन कर दी है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और स्पेसिफिक स्पीड ns बराबर कितना होगा, n/p डिवाइडेड बाई s टू द पावर 1.25। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार। दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। पहला कह रहा है कि फ्रांसिस टरबाइन इज यूजुअली यूज्ड फॉर, फ्रांसिस टरबाइन का इस्तेमाल हम यूजुअली किसके लिए, सामान्यतया किसके लिए करते हैं? तो फ्रांसिस का मतलब मीडियम, तो मीडियम हेड के इंस्टॉलेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रांसिस टरबाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मीडियम हेड इंस्टॉलेशन फ्रॉम 30 मीटर टू 180, बट 30 मीटर टू 300 बेसिकली हम बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे 500 भी बुक्स में मेंशन है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर लो हेड इंस्टॉलेशन के लिए अप टू 30 मीटर कौन सा हम यूज करेंगे? हम हमेशा यहां पर लो हेड इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? कैप्लान यूज करते हैं। मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस का इस्तेमाल करते हैं, और हाई हेड के लिए यहां पर देखिए लो हेड के लिए क्या यूज करते हैं? लो हेड के लिए कैप्लान। हाई हेड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेल्टन का इस्तेमाल करते हैं। और मीडियम हेड जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, देन वहां पर हम फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कैप्लान टरबाइन इज अ टरबाइन। कौन सा टरबाइन है कैप्लान? तो कैप्लान टरबाइन बेटा अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली इट इज़ अ रिएक्शन टरबाइन, क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो इट इज़ बेसिकली अ रिएक्शन टरबाइन, जिसमें अगर फ्लो देखें तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो है वो हमेशा एक्सियल होता है। तो टरबाइन इसमें वाटर कोलाइड्स एक्सियली विद द टरबाइन। कैसे कोलाइड करता है? एक्सियली विद द टरबाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा कि कैप्लान टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है जिसमें वाटर एक्सियली टरबाइन ब्लेड से कोलाइड करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इट इज अ रिएक्शन टरबाइन एंड वाटर कोलाइड्स एक्सियली विद द टरबाइन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पावर आउटपुट फ्रॉम अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स डिपेंड्स ऑन। किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में जो पावर आउटपुट है वो किस पर डिपेंड करता है? तो अगर हमें पावर आउटपुट का बात करें तो पहले ये समझना होगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाते हैं किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट्स में। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स में जनरेटेड पावर होता है बेटा, ध्यान रखना है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स में जनरेटेड पावर है, जनरेटेड पावर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। देन P बराबर होता है 9.81 इंटू 10⁻³ ईटा क्यू रो H। इतना क्या? किलोवाट है। तो एक्चुअली इतना पावर हम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ईटा क्या है? इट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। क्या है ये? एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी क्वेश्चन में प्लांट की एफिशिएंसी नहीं मेंशन की हो तो आप वहाँ पे 100% एफिशिएंसी मान लेंगे। क्यू क्या है बेटा? क्यू इज कॉल्ड एज वाटर डिस्चार्ज। क्यू क्या कहलाएगा? वाटर डिस्चार्ज कहलाएगा। ये हमेशा गिवन होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में। नेक्स्ट रो की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी, और वाटर डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली किस में दी जाती है? ये दी जाती है kg पर मीटर क्यूब में दी जाती है। और H की बात करें तो H क्या है? H इज कॉल्ड एज द वाटर हेड। वाटर हेड है और इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इसको मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी जनरेटेड पावर होता है वो 9.81 इंटू 10⁻³ ईटा क्यू रो H किलोवाट होता है। अब नॉर्मली यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो जनरेटेड पावर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लांट एफिशिएंसी। अगर प्लांट एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी तो जनरेटेड पावर भी
ज़्यादा होगा। तो पहला प्लांट इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल है। दूसरा हम बात करें बेटा तो जो जनरेटेड पावर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर डिस्चार्ज। अगर वाटर डिस्चार्ज ज़्यादा है तो जनरेटेड पावर भी ज़्यादा हो जाएगा। और उसके साथ साथ थर्ड हम बात करें तो जनरेटेड पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन वाटर हेड। देन मीन वाटर हेड को अगर हम बढ़ा देते हैं तो जनरेटेड पावर भी बढ़ जाती है। इसीलिए हम नॉर्मली डैम की हाइट को बढ़ा देते हैं, तो जैसे जैसे हाइट ऑफ डैम बढ़ता जाएगा मीन वाटर हेड भी बढ़ता जाएगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो बेसिकली जो जनरेटेड पावर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लांट की एफिशिएंसी पे, उसके वाटर डिस्चार्ज रेट पर, उसके साथ साथ मीन वाटर हेड पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पावर आउटपुट है फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डिपेंड्स ऑन, कितना P बराबर होता है यार 9.81 इंटू 10⁻³ ईटा QWH किलोवाट होता है। तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफिशिएंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है। नॉर्मली जो वाटर की डेंसिटी होती है वो वाटर डेंसिटी फिक्स होती है, और ये अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा आप क्या ले लेंगे? 1000 kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे, ध्यान रखना है। हालांकि अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो वो अलग बात है, नॉर्मली 937 930 ऐसे दिया होता है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप 1000 kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि जो पावर आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो हेड पे डिपेंड कर रहा है, तो हेड आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्चार्ज रेट पे। और तीसरा प्लांट की एफिशिएंसी पे। तो हेड ये टाइप ऑफ डैम पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हेड पे डिपेंड करेगा, डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी पे, तो दूसरा करेक्ट है। टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब बिल्कुल नहीं, गलत है। टरबाइन पे गलत है। नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है बेटा कि ये हेड पे, डिस्चार्ज रेट पे और इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर इज स्टोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 1 मिलियन क्यूबिक मीटर दिया हुआ है ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर फीडिंग अ वाटर टरबाइन। तो 1 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर जो है एक रिजर्वायर में स्टोर है जो कि वाटर टरबाइन को फीड कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर Q हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Q कितना हो जाएगा? Q बेसिकली हम मीटर क्यूब पर सेकंड में लेते हैं, तो मीटर क्यूब तो 1 मिलियन, देन 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सेकेंड अगर देखें तो पर सेकेंड, तो ये कितना 1 घंटे के लिए तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आ गया किसमें? मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो हमने यहाँ पे बेटा Q कैलकुलेट कर लिया, 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3600 1 घंटे के लिए। अब ये कह रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है रो की वैल्यू दी हुई है 993 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे मेंशन है इसलिए 1000 नहीं लेंगे। अब ये कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ वाटर इज 50 मीटर एबव द टरबाइन। तो यहाँ पर ये मीन वाटर हेड दिया है, H बराबर कितना? 50 मीटर मेंशन है। लॉसेस वगैरह को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा बाय दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो बेसिकली यहाँ एनर्जी निकालना है तो पहले पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनरेटेड पावर P बराबर कितना? 9.81 इंटू 10⁻³ इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी आप 1 ले लो 100%। ईटा Q कितना है? 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू W की अगर हम बात करें या रो की डेंसिटी की तो 993 हो जाएगा, इंटू H कितना है? 50। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 135.3 मेगा वाट आ जाएगा। तो इतना पावर हमने क्या कर लिया? जनरेट कर लिया। बट अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी इज इक्वल्स टू बेटा पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है? 135.3 इंटू टाइम। 1 घंटे के लिए अगर हम बात करें तो 135.3 मेगा वाट आवर। इतनी एनर्जी हम क्या कर सकते हैं? 1 घंटे के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, P बराबर 9.81 इंटू 10⁻³ ईटा Q रो H। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट, एक पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट में द इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड टू वर्क अल्टरनेटली एज जनरेटर एंड मोटर। जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो जनरेटर और मोटर दोनों की तरह वर्क करने के लिए बनाई जाती है। तो इफिशियंसी ऑफ जनरेटर वर्किंग एट द सेम इलेक्ट्रिकल पावर लेवल इज,
तो ये पूछ रहा है कि जो जनरेटर की एफिशिएंसी है अगर सेम इलेक्ट्रिकल पावर लेवल पे वर्क कर रही है तो वो मोटर की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी, बराबर होगी या कम होगी, या ये कह रहा है कि ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ मशीन। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ लेस देन दैट एज मोटर। तो हमेशा जो जनरेटर की एफिशिएंसी होगी सेम पावर लेवल पे अगर वर्क कर रही है तो वो मोटर की एफिशिएंसी से कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले ये समझ लेते हैं यार बेसिकली कि पंप स्टोरेज पावर प्लांट है क्या। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे कि पंप स्टोरेज पावर प्लांट है क्या। तो आते हैं बेटा यहाँ पर पंप स्टोरेज पावर प्लांट में, देखते हैं यहाँ पंप स्टोरेज पावर प्लांट के बारे में। चलिए पंप स्टोरेज पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या है पंप स्टोरेज पावर प्लांट? पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। नॉर्मली जो पंप स्टोरेज पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये एक रिजर्वायर टाइप पंप स्टोरेज पावर प्लांट एक रिजर्वायर टाइप प्लांट होता है या रिजर्वायर टाइप हाइडल प्लांट्स है। इसमें अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि वाटर एक इसमें दो, एक आपके अप स्ट्रीम टैंक होता है और एक डाउन स्ट्रीम टैंक होता है। तो अप स्ट्रीम टैंक में वाटर होता है और जैसे ही पीक लोड कंडीशन आती है, देन पीक डिमांड होती है, तो उस समय हम गेट को ओपन कर देंगे और वाटर जो है वो अप स्ट्रीम टैंक से डाउन स्ट्रीम टैंक फ्लो कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और पीक डिमांड को ये फुलफिल कर देगा। जब भी ऑफ पीक लोड कंडीशन आती है बेटा, जैसे रात के समय नॉर्मली, तो उस समय हम क्या करेंगे कि जो हमारा जनरेटर है वो मोटर की तरह वर्क करेगा और उस ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम से सप्लाई लेगा और टरबाइन अब यहाँ पर एक पंप की तरह वर्क करेगा जो कि इस वाटर को रीपंप कर देगा। कहां से? फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टैंक टू अप स्ट्रीम टैंक। तो बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो पंप स्टोरेज पावर प्लांट है ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ रिजर्वायर, इट इज ऑल्सो अ रिजर्वायर टाइप, इट इज ऑल्सो अ रिजर्वायर टाइप प्लांट। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो वाटर हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम रीपम्प्ड कर दे रहे हैं मेन रिजर्वायर में आफ्टर द यूटिलाइजेशन। तो ये आपके पंप स्टोरेज पावर प्लांट है, इसको समझ सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है? डैम है, यहाँ पे आपका अप स्ट्रीम टैंक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम टैंक। यहाँ पे ये वाटर आपका है, ये सेम आपके गेट हैं, ये पेन स्टॉक है, यहीं पे हमारा टरबाइन है, टरबाइन नेक्स्ट यहाँ पर आपका जनरेटर है, ये अदर पैरेलल जनरेटर से ऑपरेट कर रहा है। यहीं से आपके देखेंगे टरबाइन से जो वाटर आएगा ये आपका डाउन स्ट्रीम टैंक है, डाउन स्ट्रीम टैंक, डाउन स्ट्रीम टैंक। तो हम क्या करते हैं कि जब भी पीक लोड कंडीशन होती है तो ड्यूरिंग पीक लोड कंडीशन, देखो आप बेटा, पीक लोड कंडीशन हम क्या करते हैं, हम इस गेट को ओपन कर देंगे और ये वाटर फ्लो कर जाएगा कहाँ से कहाँ? अप स्ट्रीम टैंक, अप स्ट्रीम टैंक टू डाउन स्ट्रीम टैंक, अप स्ट्रीम टैंक टू डाउन स्ट्रीम टैंक। तो पीक लोड कंडीशन में वाटर आपका फ्लो कर रहा है अप स्ट्रीम टैंक से डाउन स्ट्रीम टैंक और टरबाइन घूम जाएगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा और जो भी पीक लोड डिमांड है उसको फुलफिल कर देगा। बट ऑफ पीक लोड कंडीशन में, ऑफ पीक लोड कंडीशन, ऑफ पीक लोड कंडीशन में अब ये जो टरबाइन है वो किसकी तरह वर्क करेगा? वो एज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह वर्क करेगा और जनरेटर किसकी तरह वर्क करेगा बेटा? मोटर की तरह वर्क करेगा एंड वाटर को क्या कर देगा? वाटर को रीपम्प कर देगा, वाटर रीपम्प्ड फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टैंक टू अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम टैंक, अप स्ट्रीम टैंक। क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मली पंप स्टोरेज पावर प्लांट को हम किसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ पीक लोड प्लांट्स, एज अ पीक लोड प्लांट्स हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पंप स्टोरेज पावर प्लांट को, बिकॉज इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है।
इज़ दैट क्लियर? कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, हमने दो तरह के पावर प्लांट्स देखे हैं, बेस लोड और पीक लोड। तो रन ऑफ रिवर टाइप या रिजर्वायर टाइप जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो हम बेस लोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज या पंप स्टोरेज पावर प्लांट को हम एज अ पीक लोड पावर प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पंप स्टोरेज समझ में आया कि यहाँ पर जो टरबाइन इस्तेमाल करते हैं ये टरबाइन कैसी टरबाइन होती है? दिस इज़ कॉल्ड ए डेरियस टरबाइन। कौन सी टरबाइन होती है? डेरियस टरबाइन। ये डिज़ाइन इस तरह से होती है कि ये शुरू में एज अ टरबाइन वर्क करे और जब भी इसको रीपम्प करना होगा देन एज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप ये काम कर सकती है। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी वो एज अ मोटर काम करेगी तो उसकी इफिशियंसी जनरेटर की इफिशियंसी से ज़्यादा होगी, मतलब जनरेटर की इफिशियंसी वर्किंग एट द सेम इलेक्ट्रिकल पावर मोटर की इफिशियंसी से कम हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओवर थर्मल पावर स्टेशन इज़, किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का जो एडवांटेज है ओवर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस क्या है? तो पहले एडवांटेजेस समझ लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के। एडवांटेजेस ऑफ हाइडल प्लांट्स। हाइडल प्लांट्स, अगर हम बात करें कि हाइडल प्लांट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला एडवांटेज बात करें बेटा कि रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही लो हो जाता है बिकॉज वाटर क्या है, कम्प्लीटली फ्री है, तो इसका रनिंग कॉस्ट क्या है, काफ़ी लो है। तो पहला ये ध्यान रखना है कि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है या रनिंग कॉस्ट है इज़ वेरी लो। रनिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस भी मैं यहीं पे जोड़ देता हूँ, रनिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस इज़ वेरी लो, इज़ वेरी लो। तो ध्यान रखना है रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है। दूसरा, यहाँ पर क्या कोई पॉल्यूशन होगा? नहीं यार, वाटर कम्प्लीटली क्या है, फ्री है और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ पेन स्टॉक, तो यहाँ पे कोई पॉल्यूशन का चांस ही नहीं है। कोई भी आपके फ्लू गैसेस वगैरह यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही हैं जैसा कि आप थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस कर रहे थे। देन यहाँ पर नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल एज वेल एज पॉल्यूशन फ्री। तो ये बेटा क्या है, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री है एंड नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल, नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल। यहाँ पे फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला हम बात करें कि इसकी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो बहुत हाई रहती है। तो सिस्टम एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई, सिस्टम एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। तो सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, एफिशिएंसी इज़ ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 90%, नॉट 100, ग्रेटर देन 90%। तो यहाँ पर जितने भी आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 90% से ज़्यादा होती है। बट अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो एफिशिएंसी केवल 30 to 35% या मैक्सिमम 40% तक जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक जो टरबाइन है उसको हम क्या कर सकते हैं कि हम नॉर्मली सडनली हम उसको लोड पे लगा सकते हैं और या हम उससे लोड्स हटा सकते हैं। तो हाइड्रोलिक टरबाइन कैन बी पुट ऑफ एंड पुट ऑन इन अ मिनट्स। तो ये ध्यान रखना है कि द टरबाइन कैन बी पुट ऑफ एंड ऑन इन अ मिनट। तो सडनली हम क्या कर सकते हैं, इस पे लोड जो है वो हटा भी सकते हैं और लोड बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस जहाँ पे भी सडन लोड चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस काफ़ी सुटेबल होते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो हम हाइड्रोलिक टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं उन हाइड्रोलिक टरबाइंस पर हम लोड को सडनली बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो साइट या लोकेशन जो कि लोड सेंसर से काफ़ी दूर होता है। तो जो भी साइट्स वगैरह हैं देन साइट और लोकेशन फार अवे फ्रॉम द लोड सेंटर। तो यहाँ पे साइट एंड लोकेशन आर साइट एंड लोकेशंस आर फार अवे फ्रॉम लोड सेंटर। तो ये साइट एंड लोकेशन काफ़ी क्या होती हैं, दूर होती हैं फ्रॉम द लोड सेंटर। बिकॉज नॉर्मली क्या हो जाता है कि इनको हम अक्रॉस द रिवर कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ हिल एरिया। तो डेफिनेटली ये जो साइट्स वगैरह होती हैं वो लोड सेंटर से काफ़ी दूर हो जाती हैं और उसके साथ साथ डैम के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कॉस्ट हो जाता है। तो इसकी जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। तो हाई कैपिटल
हाई कैपिटल कॉस्ट। इनका अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे जो इरेक्शन होता है विथ एज वो बहुत ही कम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन जो है वो मोर देन 50 ईयर्स है, मोर देन 50 ईयर्स। तो ध्यान रखना है कि जब हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर लाइफ स्पैन केवल 20 से 25 साल है, बट यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो लाइफ स्पैन होता है दैट विल बी मोर देन 50 ईयर्स, या कहीं कहीं पे विदाउट एनी इरेक्शन पावर आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आता है और ये 100 सालों तक भी चलते हैं। इज दैट क्लियर? तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस ओवर थर्मल पावर स्टेशन इज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर क्या एडवांटेज है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लो। गलत है बेटा, इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। तो ध्यान रखना, इनिशियल कॉस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की थर्मल से ज़्यादा होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज़ लो। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? लो होती है, बिकॉज जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, वाटर को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कम्प्लीटली क्या है? फ्री है, तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैन सप्लाई द पावर थ्रू आउट द ईयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज नॉर्मली सीजनल होते हैं, रेनी वगैरह सीजन में ये पावर को सप्लाई करते हैं, बट कुछ सीजन में ये नहीं सप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे रन ऑफ रिवर वगैरह हैं देन वहाँ पे इनको हम एज अ हाइड्रो पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं और ये केवल सीजनल होते हैं। तो ये आप जो आंसर है ये भी गलत है बेटा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट अ प्लेस वेयर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये भी गलत है। बेसिकली एनर्जी जो है वो सिटी एरिया में रिक्वायर्ड होती है और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको रिवर के क्रॉस कंस्ट्रक्शन करना होता है विद द हेल्प ऑफ हिली एरियाज। तो ये काफ़ी दूर होते हैं अपने कंस्ट्रक्शनल साइट से, देन अपने जो भी लोड सेंटर है उससे काफ़ी दूर होते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। तो जो एडवांटेज हैं वो एडवांटेज सारे याद रखने होंगे। रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी लो है, पॉल्यूशन फ्री है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है फ्यूल का, सिस्टम इफिशिएंसी काफ़ी हाई है, स्टेबिलिटी भी हाई है बिकॉज हम यूज़ करते हैं सैलिएंट पोल टाइप जनरेटर, तो इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई हो जाती है। टरबाइन जो हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोलिक, उन हाइड्रोलिक टरबाइंस पे हम लोड को आसानी से विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो इसको हम जो सडन लोड चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सूटेबल होता है आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है और ये लोड सेंटर से काफ़ी दूर होते हैं। नेक्स्ट अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स? इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का एडवांटेज नहीं है? पहला, रनिंग कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज़ लो। ये इसका एडवांटेज है, ध्यान रखना। ये क्या है बेटा? ये इसका एडवांटेज है कि इसका रनिंग कॉस्ट क्या है? लो है। इट टेक्स कंसिडरेबली लेस टाइम फॉर रिएक्शन ऑफ सच प्लांट्स। तो ये क्या कम टाइम जो है लेता है फॉर द रिएक्शन ऑफ सच प्लांट्स, इसको बाद में देखते हैं। इट इज़ हाईली रिलायबल, ये भी करेक्ट है। ये इसका एडवांटेज है कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू रन एंड सिंक्रोनाइज द प्लांट, ये भी इसका क्या है बेटा? ये भी इसका एडवांटेज है। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं है बेटा, ये इरेक्शन है, ध्यान रखना। ये गलत है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर इरेक्शन है। तो इट टेक्स कंसिडरेबली लेस टाइम फॉर द इरेक्शन ऑफ सच प्लांट, बिल्कुल ये आपका एडवांटेज नहीं है। तो ध्यान रखना, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज़ नॉट द एडवांटेज, दिस इज़ नॉट एडवांटेज। इसका जो इरेक्शन वगैरह होता है, ये इरेक्शन काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद होता है, क्लियर है? तो इरेक्शन ऑफ सच प्लांट्स इज़ वेरी हाई, वेरी ऑफ मोर टाइम, या आप ये कह सकते हैं कि इसका इरेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे इरेक्शन होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के एडवांटेज कौन नहीं है? तो रनिंग कॉस्ट प्लांट का लो होता है, ये इसका एडवांटेज है। हाईली रिलायबल है, एडवांटेज है। ये कम टाइम लेता है टू रन एंड सिंक्रोनाइज द प्लांट, ये भी इसका एडवांटेज है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका जो इरेक्शन टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ये इसका एक एडवांटेज है। बट यहाँ पे ये लेस टाइम बोल रहा है, जो कि एडवांटेज नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज रॉन्ग। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इफ़िशियंसी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डज नॉट रिड्यूस विथ एज, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी है वो एज के साथ कम नहीं होती है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा, ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा, इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ वेरी हाई एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर रिएक्शन, नहीं है, दिस इज़ फॉर इरेक्शन। ये कह रहा है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है और एक लंबा समय लेता है इरेक्शन के लिए, ये भी सही है, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन प्लांट बिकॉज नो स्मोक और एस इज़ प्रोड्यूस्ड, ये भी आपके करेक्ट हैं या ट्रू हैं बेटा, कि ये काफ़ी नीट और क्लीन प्लांट्स होता है और कोई भी एश या स्मोक प्रोड्यूस नहीं होते हैं। देन दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। मीटिंग रैपिडली चेंजिंग लोड डिमांड्स इज़ नॉट पॉसिबल इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, यही आपका गलत है। देन यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, दिस स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि मीटिंग रैपिडली चेंजिंग लोड डिमांड्स इज़ पॉसिबल इन हाइडल प्लांट्स। तो याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जिसके एक एक ऑप्शन जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। एफिशिएंसी हाइड्रो पावर प्लांट्स की जो है वो एज के साथ रिड्यूस नहीं होती है, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इरेक्शन के लिए लंबा टाइम लेता है, मतलब इसका लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये बहुत ही नीट और क्लीन प्लांट होता है बिकॉज इसमें कोई भी स्मोक या एश प्रोड्यूस नहीं होता है। और नॉर्मली अगर देखा जाए कि जो भी रैपिडली चेंजिंग लोड डिमांड्स हैं उसको मीट करने के लिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है उस डिमांड को मीट करने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज मोस्ट एफिशिएंट बट हैज़ हाई इनिशियल कॉस्ट। तो अब तक आप समझ गए होगे यार, आपके लिए चूरन टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ऐसे कौन से पावर प्लांट है जो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है लेकिन उसकी हाई इनिशियल कॉस्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। स्टीम पावर या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर देखें तो ये आपके एफिशिएंट भी नहीं है और इनकी इनिशियल कॉस्ट देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो हाइड्रो की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ अ हाई इनिशियल कॉस्ट, लो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड नो स्टैंड बाई लॉसेस। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, हाई इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कम है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और कोई भी स्टैंड बाई लॉसेस नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट हमेशा हाई होती है, रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है बेटा, और फाइनली इसमें कोई भी स्टैंड बाई लॉसेस नहीं होते हैं। जैसे आपके डीजल पावर प्लांट्स हैं देन वहाँ पर स्टैंड बाई लॉसेस होते हैं, बट हाइड्रो पावर प्लांट्स में कोई भी स्टैंड बाई लॉसेस नहीं होता है। हाई इनिशियल, लो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है कि अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम इज नोन एज। डिस्चार्ज और टाइम के बीच का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो क्या कहलाता है? तो इसको हम हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोग्राफ। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज और टाइम के बीच जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। हाइड्रोग्राफ किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है? ये वाटर डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच ड्रॉ किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो एरिया होगा, एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, Q इंटू टी, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू टाइम सेकेंड, तो मीटर क्यूब आ जाएगा, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो कभी भी पूछा जाए कि क्यू वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ होता है वो हाइड्रोग्राफ होता है, और जो भी एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ आता है वही हमेशा वाटर डिस्चार्ज की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम क्या होता है, हाइड्रोग्राफ कहलाता है। ध्यान रखना ये क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करता है, ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। इट इंडिकेट्स, पहला, एवरेज रन ऑफ ड्यूरिंग पीरियड। एवरेज रन ऑफ कितना है, रन ऑफ ड्यूरिंग पीरियड
ड्यूरिंग पीरियड कितना एवरेज रन ऑफ है। दूसरा, डिस्चार्ज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ये क्या इंडिकेट करता है, डिस्चार्ज एट एनी टाइम। नेक्स्ट, तीसरा अगर हम बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कि जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम रन ऑफ है ड्यूरिंग द पीरियड कितना है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम रन ऑफ, ध्यान रखना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम रन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। उसके साथ साथ अगर हम देखें चौथा, तो ये नॉर्मली क्या करता है, ये काफ़ी यूज़फुल होता है टू फोरकास्ट द अमाउंट ऑफ पावर दैट कैन पॉसिबल टू जनरेट, मतलब कितना पॉसिबल पावर हम जनरेट कर सकते हैं उसको फोरकास्ट करने के लिए, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ध्यान रखना है, इट इज़ यूज़फुल टू फोरकास्ट द अमाउंट ऑफ पावर that can be possible to generate, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्या है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्चार्ज और टाइम के बीच है उसी को हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज रिप्रेजेंट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये एवरेज रन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड इंडिकेट करेगा, डिस्चार्ज एट एनी टाइम को इंडिकेट करेगा, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम रन ऑफ को भी इंडिकेट करता है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। और इसके साथ साथ ये काफ़ी यूज़फुल होता है टू फोरकास्ट द अमाउंट ऑफ पावर जो कि हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबली जनरेट कर सकते हैं। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज की क्लासेस में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, तो बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि मोस्ट क्लीन पावर प्लांट, आंसर क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट। मोस्ट स्टेबल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट्स। सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका है, हाइड्रो पावर प्लांट्स का। और इसकी इफिशिएंसी हमेशा क्या है, सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेटर दैन 90%। यहाँ पे जो जनरेटर हम इस्तेमाल करते हैं वो सैलियन पोल टाइप जनरेटर यूज़ करते हैं, और जो टरबाइन यूज़ करेंगे वो हाइड्रो टरबाइंस होता है। नॉर्मली जो डिपेंडिंग अपॉन द वाटर हेड हमने पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया वो लो, मीडियम और हाई हेड पावर प्लांट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि जो भी हाइड्रो पावर प्लांट्स आपके होते हैं इसमें लो हेड होता है, देन वहाँ पर हम टरबाइन हमेशा कैप्लान, मीडियम के लिए फ्रांसिस और हाई हेड के लिए पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो हेड आपका मिनिमम होगा तो स्पीड आपकी स्पेसिफिक स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए हाई हेड लो स्पेसिफिक स्पीड लो डिस्चार्ज के लिए हम हमेशा पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, और लो हेड हाई स्पेसिफिक स्पीड और हाई डिस्चार्ज के लिए हम हमेशा कैप्लान का, और मीडियम हेड मीडियम स्पेसिफिक स्पीड मीडियम डिस्चार्ज के लिए हम हमेशा फ्रांसिस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर रिवाइज करें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और डिफरेंट टर्म्स के बारे में जो कि या जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स में वो आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो रिजर्वायर हो, डैम हो, स्पिलवे हो, सर्ज टैंक हो, पेन स्टॉक हो, ट्रैश रैक हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।